कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र। इसमें हम सभी पाठों को मिला करके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं 2 अंक के, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। इसके पहले 1 अंक के जो सत्य सत्य वाले हैं, विकल्प वाले हैं, खाली स्थान वाले हैं, एक वाक्य वाले हैं, जोड़ी मिलाने वाले, इनके वीडियो बन चुके हैं जो परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उससे आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ 2 अंकों के ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, इनको तो तैयार करिए ही। आगे आपके पास समय बचे तो आगे के प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए एक तरफ से देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान m विराम द्रव्यमान m0, इसकी चाल v प्रकाश की चाल c के मध्य है। कोई छात्र इस संबंध में लगभग सही याद कर लेता है, लेकिन c स्थिरांक लगाना भूल जाता है। वह लिखता है m बराबर m0 1/√1 - v²। स्थिरांक c लिखकर सही संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए यहाँ विमीय समघातता के सिद्धांत से हम ये देखते हैं कि ये जो v² की बीमा है और इसकी बीमा है, ये कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो जो 1 है वो बीमाहीन है, मतलब ये पद भी क्या होना चाहिए, बीमाहीन। क्योंकि किसी भौतिक राशि को तभी जोड़ा घटाया जा सकता है जब दोनों की बीमा समान हो। तो इसका मतलब ये है कि 1 की बीमा v² की बीमा के बराबर होनी चाहिए। तो ये तभी बराबर होगी जब इसके बटे में क्या रख देंगे, c²। तो यहाँ पर ये दोनों की बीमा कट जाएगी, क्योंकि v का भी बीमा यल होता है, c का बीमा भी यल होता है, तो यल कट जाएगा। तो यहाँ पर ये भी बीमाहीन हो जाएगा। तो इस तरह से ये सही संबंध हो जाएगा, m बराबर m0 √1 - v²/c²। अगला प्रश्न है, विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। याद करना पड़ेगा आपको। तो सीमाएं का मतलब इसकी कमियां हैं या इससे हम कौन सा काम नहीं कर सकते हैं, वो विमीय विश्लेषण की सीमाएं कहलाती हैं। तो ये है, विमाहीन नियतांकों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। किसी भौतिक संबंध में 1 से अधिक पद होने पर संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। समान विमा वाली भौतिक राशियों में विभेद नहीं किया जा सकता है। भौतिक राशियों के सदिश या अदिश होने का पता नहीं चलता है। त्रिकोणमिति एवं लघुगणक युक्त संबंधों को स्थापित नहीं किया जा सकता है। यदि 2 नंबर में आए तो कोई आप 2 सीमाएं लिख सकते हैं इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग या उपयोग क्या हैं, उनको समझते हैं। तो इससे भौतिक संबंधों समीकरणों की वैधता की जांच कर सकते हैं। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। अचरों की बीमा ज्ञात कर सकते हैं। किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से इसको उपयोग है। अगला है, सार्थक अंक से क्या आशय है। तो किसी भौतिक राशि के यथार्थ मापन में निश्चित एवं अनिश्चित अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। फिर देखते हैं, विमाओं की समघातता के सिद्धांत को समझाइए। तो यहाँ भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब समीकरण के सभी पक्षों एवं सभी पदों में बीमा समान हो। इसी को विमीय समघातता का सिद्धांत कहते हैं। फिर है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 5.74 ग्राम तथा आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके घनत्व को उचित सार्थक अंक में व्यक्त करिए। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान ये हो गया 5.74 और आयतन 1.2 है। अब यदि हम इसको भाग करेंगे तो 4.7833 ये इस तरह से आएगा। तो हम इसको अब किस में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में जो सार्थक अंकों की संख्या है इसमें कम है, तो इसे कम सार्थक अंकों में व्यक्त करना है, मतलब 2 अंकों में व्यक्त करना है। तो इसको राउंड ऑफ करके 4.8 लिख देंगे। इस तरह से उचित सार्थक अंक में इसको व्यक्त करना है। और आप जो है चैप्टर वाइज वीडियो भी देख सकते हैं, उनमें भी इसी तरह के प्रश्न बने हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के, उसको भी देख सकते हैं। लेकिन ये सारे चैप्टर को मिला करके 1 अंक के प्रश्न हैं। चलिए अब आगे वाला देखते हैं। इस प्रश्न को अच्छे समझिएगा। भौतिक संबंध 1/2 mv² बराबर mgh के सत्यता की जांच करिए, वैधता की जांच करिए। तो देखिए, इस समीकरण में 2 हिस्से होते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है ये LHS कहलाता है, और ये वाला हिस्सा ये क्या कहलाता है, RHS कहलाता है। तो पहले हम LHS लिख लिए हैं, मतलब ये 1/2 mv² की बीमा। अब हम इसमें सबकी बीमा लिखते हैं।
तो ये तो संख्या है, तो इस संख्या की तो कोई बीमा नहीं होती, वो नहीं लिखेंगे। फिर ये है द्रव्यमान m, तो यहाँ पर द्रव्यमान की बीमा m होती है तो m लिख दिए। फिर ये है वेग, और वेग की बीमा होती है LT-1, तो LT-1 लिख दिए। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब यदि हम स्क्वायर इसका खोल देंगे तो L में भी 2 लग जाएगा, T में भी 2 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ML2T-2। इस तरह से इसकी बीमा आ गई। अब हम क्या करेंगे, RHS का हिस्सा देख लेते हैं, ये वाला। तो RHS बराबर क्या है, mgh है। तो यहाँ फिर से रखते हैं, तो यहाँ पर m माने द्रव्यमान की बीमा m हो गई, g माने गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण की बीमा होती LT-2। फिर यहाँ पर h है, h माने ऊंचाई या लंबाई की बीमा क्या होती l, तो यहाँ पर ये हम इकट्ठा कर देंगे तो l कितने हो गए 2, तो इस तरह से हो जाएगा ML2T-2। तो आप देख रहे हैं ये वाला मान LHS का है, ये वाला मान RHS का है। दोनों मान आप यदि मिला रहे होंगे तो दोनों का मान समान है, मतलब LHS बराबर RHS है, तो दिया गया भौतिक संबंध सत्य है। इसी तरह से दूसरा देख लेते हैं। मान लीजिए कुछ और आ जाता है तो इसी तरह से आपको करना है। भौतिक समीकरण v² - u² बराबर 2s की शुद्धता की जांच करना है। फिर से उसी तरह से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देख लेते हैं LHS में क्या लिखा है, v² - u², तो यहाँ लिख दिए v² - u² की बीमा। तो v माने वेग होता है, वेग का क्या होता है LT-1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। माइनस यहाँ पर भी ये वेग ही है, प्रारंभिक वेग, तो इसका भी क्या होता है LT-1, और यहाँ पर ये स्क्वायर लगा दिए। तो अब यदि स्क्वायर को अंदर करेंगे तो L2T-2 आ जाएगा। इसी तरह से इसका यदि हम अंदर गुणा कर देंगे तो L2T-2 हो जाएगा। इसको घटा के शून्य नहीं करना है, इतना ही रख देना है। फिर इसके बाद हम ये RHS की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए RHS क्या हो गया, 2AS हो गया। तो यहाँ पर 2 की कोई बीमा नहीं होती तो 2 को नहीं लिखें। A माने त्वरण है, त्वरण की बीमा LT-2, और S की बीमा L होती है, तो ये हो गया L2T-2 हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके सभी पदों की, ये इस पद की बीमा, इस पद की बीमा, और ये जो RHS की बीमा, ये सब समान हो गई। इसका मतलब LHS बराबर क्या होना चाहिए, RHS। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, इसलिए सत्य है। हमको ये माइनस नहीं देखना, इनकी बीमा देखना है, क्योंकि ये कहता है कि सभी पक्षों की या सभी पदों की बीमा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इस तरह से इसको करना है। इसके बाद अगला है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग जो होता है 0 होता है, और ये गुरुत्वीय त्वरण का मान ही रहता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर है, एक समान तथा परिवर्ती त्वरण को परिभाषित करिए। तो जब किसी वस्तु में समान समय अंतराल में समान त्वरण उत्पन्न हो तो इसे एक समान त्वरण कहते हैं, और जब किसी वस्तु में समान समय अंतराल में असमान त्वरण उत्पन्न हो तो इसे परिवर्ती त्वरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, इसके उदाहरण लिखिए। तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह परवलयाकार मार्ग में स्वतंत्र गति करती हुई अन्य स्थान पर गिरती है, जिसे प्रक्षेप गति कहते हैं। ये समझ लीजिए, ये जो ऊपर की दिशा है ये ऊर्ध्वाधर दिशा है। इधर न फेंक कर किसी अन्य दिशा में, मान इसके अलावा आप कैसे भी फेंक दें, तो इस तरह से ये गति करती हुई, स्वतंत्र गति करती हुई अन्य स्थान पर जाके गिर जाती है। तो इस गति को क्या कहा जाता है, प्रक्षेप गति कहा जाता है। जैसे बंदूक से निकली गोली, फुटबॉल को हवा में उछालना, हवाई जहाज से बम गिराना, इस तरह की जो गति होती है वो प्रक्षेप गति होती हैं। फिर अगला है, एकांक सदिश किसे कहते हैं, I, J, K क्या हैं। तो वह सदिश जिसका परिमाण 1 और दिशा दिए गए सदिश के अनुसार हो या उसकी दिशा में हो तो उसे एकांक सदिश कहते हैं। और जो I, J, K हैं वो I x दिशा का एकांक सदिश है, J कैप y दिशा का एकांक सदिश है, और k कैप z दिशा का एकांक सदिश होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा व संबंध लिखिए। तो वृत्तीय गति में किसी पिंड द्वारा एक चक्र पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। वृत्तीय गति में किसी पिंड द्वारा 1 सेकंड में चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर समझ लेना, एक चक्र पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल, और 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। अब इसमें हमको संबंध निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक चक्र पूरा करने में लगा समय, ये क्या कहलाता, आवर्तकाल, और इसको हम किससे दर्शाते हैं, टी से, तो टी सेकंड हो गया।
अब 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या तो आवृत्ति होती है, तो ये जो आवृत्ति होती है ये आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। तो इस तरह से यहाँ पर 1 सेकंड में चक्रों की संख्या बराबर आवृत्ति होती है। तो यदि हम चक्रों की संख्या निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/t। तो आवृत्ति को किससे लिखते हैं, न्यू से लिखते हैं, और 1/t है तो ये 1/t लिख दिए। तो इस तरह से ये संबंध होता है न्यू बराबर 1/t, या कभी कभी ऐसा भी लिख सकता है कि न्यू टी बराबर, यदि हम इसका 1 का गुणा कर दें, इस साइड t का गुणा कर देंगे तो बराबर 1, माने आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, उन उन्नयनों के लिए जिनके मान 45 डिग्री से अधिक या कम होते हैं उनके क्षैतिज परास बराबर होते हैं, इस कथन को सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं, क्षैतिज परास का जो सूत्र होता है r बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये क्षैतिज परास का सूत्र होता है। अब इसमें यदि हम थीटा कोण लें तो सूत्र यही हो जाएगा, देखिए मैं इसी को लिख दिया r1 u स्क्वायर साइन, और इस थीटा की जगह ये थीटा ही लिख देंगे तो साइन 2 थीटा अपॉन जी हो गया। इस तरह से पहला समीकरण बन गया। अब दूसरे में यदि हम 90 माइनस थीटा कोण ले लें तो फिर से यही सूत्र लिखना है। देखिए ये r लिखा लेकिन r2 लगा दिया, ये u स्क्वायर लिखा ये देख लीजिए, फिर ये साइन लिखा साइन लिख दिया, फिर ये 2 है तो 2 लिख दिया, ये देख लीजिए इसके साथ 2 लिखा है तो यहाँ 2 हो गया। फिर यहाँ थीटा का मान है तो जो थीटा का मान है वो कितना है, 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिख दिए। अब क्या हो रहा है, इस 2 का गुणा 90 में करेंगे तो 180 हो जाएगा, और इसी 2 का गुणा थीटा में करेंगे तो 2 थीटा हो जाएगा, और साइन 180 माइनस 2 थीटा का मान कितना हो जाता है, साइन 2 थीटा। तो आप देखिए r1 का मान ये है और r2 का मान ये है, इसमें कोण था थीटा, इसमें कोण था 90 माइनस थीटा, तो इस तरह से यहाँ पर r1 r2 का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। तो समान परास के लिए 2 प्रक्षेप कोण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, सदिशों योग का त्रिभुज नियम लिखिए। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम यहाँ के समझ लीजिएगा। अब ये सदिशों के योग के त्रिभुज नियम क्या है, यदि 2 सदिशों के परिमाण व दिशा को त्रिभुज की 2 क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो विपरीत क्रम की तीसरी भुजा उनके परिणामी के परिमाण व दिशा को व्यक्त करती है। तो इसको चित्र से समझेंगे तो आसान हो जाएगा। एक ये हो गया सदिश, फिर ये दूसरा ये हो गया सदिश। अब यहाँ पर हम एक त्रिभुज की रचना ऐसे कर लेते हैं इस तरह से। तो यदि 2 सदिशों को, मान लीजिए ए सदिश है और ये वाला क्या है, बी सदिश है, तो 2 सदिशों के परिमाण और दिशा को, ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज की क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो विपरीत क्रम की तीसरी भुजा। विपरीत क्रम का मतलब यह है कि इसका एरो इधर से इधर लगेगा, इधर नीचे नहीं लगेगा, इसलिए ये विपरीत क्रम की भुजा कहला गई। तो विपरीत क्रम की भुजा इसके परिणामी के परिमाण, माने इनका योग प्रदर्शित करती है। आर वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आप चाहें तो कथन लिखने के बाद ये चित्र भी बना सकते हैं। तो सीधा सीधा यही है, यदि 2 सदिशों के परिमाण व दिशा को त्रिभुज की क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो विपरीत क्रम की तीसरी भुजा परिणामी के परिमाण व दिशा को व्यक्त करती है। इस तरह से आपको करना है। अब अगला प्रश्न है, अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं। तो वृत्ति गति करती हुई वस्तु के त्वरण की दिशा वृत्ति मार्ग के केंद्र की ओर होती है, इसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अगला है जड़त्व किसे कहते हैं, वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, जड़त्व। ये 3 प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। फिर अगला प्रश्न है, संवेग किसे कहते हैं, यह सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। आप इस सूत्र से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो P का मतलब संवेग है, M का मतलब द्रव्यमान है और V का मतलब वेग है। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। यह सदिश राशि होती है। अगला प्रश्न है, 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। तो वह बल जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, उस बल को 1 न्यूटन कहते हैं। ये आप इस सूत्र से भी इसको बना सकते हैं।
यहाँ पर m इंटू ए होता है, तो m का मतलब 1 किलोग्राम की वस्तु हो गई, और ये त्वरण जो है ये कितना हो गया, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, और ये जो बल है ये किस से दर्शा देंगे आप, 1 न्यूटन से। तो इसी को पढ़ना है कि वह बल जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे उसे 1 न्यूटन बल कहते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आप बना सकते हैं। अगला है, क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं, क्यों? तो गेंद लपकते समय क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं, ये तो प्रश्न से ही ले लिए, जिससे समय अंतराल बढ़ जाता है। समय अंतराल बढ़ जाता है और आवेग संवेग प्रमेय के अनुसार बल का प्रभाव घट जाता है, इसलिए उसको चोट कम लगती है। अगला प्रश्न देख लेते, बंदूक से गोली छोड़ते समय बंदूक को कंधे से सटाकर रखा जाता है, क्यों? बंदूक से गोली छोड़ते समय बंदूक को कंधे से सटाकर रखा जाता है क्योंकि प्रभावी द्रव्यमान व्यक्ति का और बंदूक का द्रव्यमान बढ़ जाने से प्रतिक्षिप्त वेग का मान घट जाता है, तो उसको चोट कम लगती है। पीछे जाने का वेग, प्रतिक्षिप्त वेग का मतलब पीछे जाने का वेग उसका कम हो जाता है। अगला है, अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? इसका सूत्र लिखिए। तो किसी वस्तु की वृत्तीय गति में केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्री बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण। तो अभिकेंद्र बल को F से लिखते हैं, द्रव्यमान को M से लिखते हैं, अभिकेंद्र त्वरण भी F स्क्वायर अपॉन R हो जाता है। इस तरह से इसका लिखना है। अब अगला प्रश्न है, शक्ति एवं कार्य में अंतर लिखिए। तो देखिए शक्ति और कार्य में क्या क्या अंतर है। कार्य हो या ऊर्जा हो वही चीज़ समझना है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह समय पर निर्भर करता है, यह समय पर निर्भर नहीं करता है। इसका SI मात्रक वाट होता है, इसका SI मात्रक जूल होता है। इसका विमी सूत्र mL2T-3 होता है, इसका mL2T-2 होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें T के साथ -3 है, इसमें T के साथ -2 है। इस तरह से इसमें अंतर है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है क्योंकि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, जो कि गैसों के औसत वेग से 2.43 किलोमीटर प्रति सेकेंड से कम होता है। या आप अपने शब्दों में लिख दीजिएगा कि यहाँ पर पलायन वेग का मान इतना होता है और गैसों का औसत वेग इतना होता है, इसलिए गैसें इससे पलायन कर जाती हैं क्योंकि इसका मान अधिक है। तो इसलिए चंद्रमा में वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का क्या कारण है? तो क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, तो नेट बल का मान 0 होता है, जिससे गुरुत्व बल का प्रभाव 0 हो जाता है। इसलिए कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव होता है, क्योंकि जो भी गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस में बदल जाता है, अभिकेंद्र बल में बदल जाता है, इसलिए वहाँ पर गुरुत्व बल का प्रभाव 0 हो जाता है। अगला है, भारहीनता किसे कहते हैं? इसके उदाहरण लिखिए। जब किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है तो इस दशा को भारहीनता कहते हैं। यह पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, अंतरिक्ष में उदासीन बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, लिफ्ट की स्वतंत्र गति पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, उपग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। इन सभी स्थानों पर भारहीनता होती है। अगला है, किसी ग्रह के निकट किसी पिंड की कक्षीय चाल 8.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, इसकी पलायन चाल कितनी होगी? तो सिंपल सा है, ये है पलायन चाल और ये है कक्षीय चाल। तो जो पलायन चाल है VE बराबर VO/√2, इस तरह सा रिलेशन होता है, संबंध होता है इनके बीच में। तो यहाँ पर कक्षीय चाल VO का मान दिया 8.4, तो ये लिख दिए। √2 का मान 1.414 होता है, और यदि इसमें हम गुणा कर देंगे तो 11.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड ये हो जाएगा पलायन वेग का मान। अब अगला प्रश्न है, प्रत्यास्थ एवं सुघट्य पदार्थ में अंतर लिखिए। तो देखते हैं प्रत्यास्थ और सुघट्य पदार्थ क्या हैं। ये वस्तुएं विरूपक बल हटाने में पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाती हैं तो प्रत्यास्थ कहलाती हैं। ये वस्तुएं विरूपक बल हटाने में पुनः प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आ पाती हैं तो ये सुघट्य या प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती हैं। इनमें अस्थायी विरूपण होता है, इसमें स्थायी विरूपण होता है।
जैसे धातुएं हैं, क्वार्ट्ज हैं, ये प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। और यहाँ पर मोम है, मिट्टी है, लकड़ी है, ये कैसी हो गई? अप्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। अगला, क्या वर्षा की बूंदों की चाल गिरते समय लगातार बढ़ती जाती है? नहीं, वायु की श्यानता के कारण ये सीमांत वेग का मतलब एक नियत वेग प्राप्त कर लेता है, इसलिए इनकी चाल नहीं बढ़ती बल्कि एक नियत वेग से ये नीचे गिरती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पास्कल का नियम लिखिए। तो किसी बंद पात्र में भरे तरल पर किसी भाग में बाह्य दाब आरोपित किया जाए तो वह समान रूप से सभी दिशाओं में संचरित हो जाता है। यही पास्कल का नियम है। तो फिर से पात्र कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए, इसमें तरल भरा होना चाहिए। बाहर से यदि हम दाब लगा देते हैं तो यह दाब सभी दिशाओं में समान रूप से चला जाता है, इसे ही पास्कल का नियम कहते हैं। अगला है, कांच के स्वच्छ समतल पृष्ठ पर जल फैलने का प्रयास करता है जबकि पारा उसी पृष्ठ पर बूंदें बनाने का प्रयास करता है। तो यहाँ समझ लेना है, पारे के अणुओं का ससंजक बल, ससंजक बल का मतलब होता है जो समान अणुओं के बीच बल लगता है। तो पारे व कांच के अणुओं के बीच असंजक बल से अधिक होता है। तो सीधा सीधा है, पारा में ससंजक बल का मान असंजक बल से अधिक होता है, इसलिए वह बूंदें बनाने लगता है। जबकि यहाँ पर जल फैलने का प्रयास इसलिए करता है कि जल में जो है ससंजक बल का मान उसके असंजक बल से क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसलिए जल क्या होता है? फैलता है। अगला है, पहाड़ों पर खाना पकाना कठिन होता है तथा प्रेशर कुकर में खाना पकाना आसान होता है, समझाइए। तो क्या है? पहाड़ों पर खाना पकाना कठिन होता है क्योंकि दाब घटने से क्वथनांक घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना पकाना आसान होता है क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। अब देखते हैं, वीन का विस्थापन नियम लिखिए। तो कृष्ण पिंड द्वारा उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत विकिरण की तरंग दैर्घ्य उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप इस सूत्र से भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो ये लैम्डा का मतलब तरंग दैर्घ्य है और यहाँ पर ये अधिकतम उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य हो गई। तो कृष्ण पिंड द्वारा उत्सर्जित अधिकतम तरंग दैर्घ्य उसके परम ताप के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती। इससे आपको बताना है। तो फिर से देख लीजिए, कृष्ण पिंड द्वारा उत्सर्जित अधिकतम तरंग दैर्घ्य उसके संगत परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती। इस तरह से आपको परिभाषा करना है। यहाँ से इसको टी का तिर्यक गुणा कर दिए हैं और ये समानुपाती का चिन्ह हटा तो एक नियतांक आ गया, इसको बीन का नियतांक कहते हैं और इसका मान 2.884 × 10⁻³ मीटर केल्विन होता है। अब अगला है, बर्फ़ पर स्केटिंग करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि दाब बढ़ाने से पहिए के नीचे की बर्फ़ पिघल जाती है और वह स्नेहक का कार्य करती है। स्नेहक का मतलब जो ग्रीस है, जो फिसलती चीज़ें हैं, उनको स्नेहक कहा जाता है। स्नेहक का कार्य करती है, इसलिए स्केटिंग करना वहाँ क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ अवस्था परिवर्तन का मतलब होता है द्रव से ठोस बनाना, ठोस से द्रव बनाना, गैस से ठोस बनाना, ठोस से गैस बनाना। इस तरह से ठोस, द्रव, गैस इसमें बदलना ही क्या कहलाता? अवस्था परिवर्तन। तो यहाँ से भी परिभाषा कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही है, m का मतलब हो गया एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए और q माने हो गया ऊष्मा। तो एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका मात्रक इसी से निकल जाएगा। q माने ऊष्मा, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, m माने किलोग्राम, द्रव्यमान है तो यहाँ इसका मात्रक किलोग्राम हो गया। अगला प्रश्न है, जाड़ों में पशु अपना शरीर सिकोड़ कर सोते हैं। क्यों? इससे पशु का पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है जिससे शरीर से ऊष्मा निकलने की दर कम हो जाती है। तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, ऊष्मा को बचाने के लिए अपने शरीर को क्या कर लेते हैं? सिकोड़ लेते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऊष्मीय विकिरणों के 3 गुण लिखिए। तो ऊष्मीय विकिरण निर्वात में भी चल सकते हैं, ऊष्मीय विकिरण सीधी रेखा में चलते हैं, ऊष्मीय विकिरण प्रकाश की चाल से चलते हैं, ऊष्मीय विकिरण में परावर्तन
और प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन किया जाता है। तो इस तरह से ऊष्मीय विकिरण है ये। फिर अगला है न्यूटन के शीतलन के नियम लिखिए तथा इसकी शर्तें लिखिए। तो यहाँ पर समझते हैं किसी गर्म वस्तु के शीतलन की दर, शीतलन माने ठंडे होने की दर, वस्तु और उसके परिवेश के तापांतर के समानुपाती होता है। यही न्यूटन के शीतलन का नियम है। इसमें शर्त क्या है कि वस्तु और परिवेश के बीच कैसा होना चाहिए, तापांतर, तापों का अंतर होना चाहिए, तभी ये संभव है। फिर अगला है तापीय संतुलन किसे कहते हैं। तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। इस स्थिति को तापीय संतुलन कहते हैं। जब दोनों का ताप समान हो जाता है तो हम उसे तापीय संतुलन कहने लगते हैं। फिर अगला है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम लिखिए। तो निकाय को दी गई ऊष्मा का कुछ भाग उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में और शेष भाग उसके द्वारा किए गए कार्य के रूप में व्यय होता है। यही ऊष्मा का प्रथम नियम या यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम का भी बोलते हैं। तो जो शब्द है उसी का ये संकेत है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। तो क्यू का मतलब है निकाय को दी गई ऊष्मा, फिर ये उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और उसके द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। इसी को हमको बोलना है। अगला प्रश्न है उत्क्रमणी प्रक्रम की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो प्रक्रम में अवस्था परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से होता है। एक तो ये इसकी शर्त हो गई। निकाय के दाब तथा ताप और परिवेश के दाब ताप में अंतर अधिक नहीं होना चाहिए। ऊष्मा का क्षय घर्षण, श्यानता, विकिरण इत्यादि से नहीं होना चाहिए। यही उत्क्रमणी प्रक्रम की आवश्यक शर्तें हैं। तो क्या क्या हो गया? प्रक्रम धीरे गति से होना चाहिए, परिवेश के ताप दाब और निकाय के ताप दाब में अंतर नहीं होना चाहिए, ऊष्मा का क्षय नहीं होना चाहिए। फिर है कार चलाते चलाते उसके टायरों में वायु दाब बढ़ जाता है, क्यों? तो सड़क तथा टायर में घर्षण के कारण टायर के अंदर की वायु का ताप बढ़ जाता है और चार्ल्स के नियमानुसार नियत आयतन पर दाब ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब यह है कि ताप बढ़ाने पर दाब भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए टायरों का वायु दाब बढ़ जाता है। तो सीधा सीधा है, घर्षण होगा, तापमान बढ़ेगा, जिससे दाब भी बढ़ जाएगा चार्ल्स के नियम के अनुसार। इसलिए वायु दाब भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला है रुद्धोष्म प्रसार में प्रशीतन क्यों संभव है। तो रुद्धोष्म प्रसार के दौरान आयतन बढ़ता है, आंतरिक ऊर्जा घट जाती है, जिससे तापमान कम हो जाता है और हमको प्रशीतन संभव, प्रशीतन माने ठंडापन हमको लगने लगता है। अगला है साइकिल ट्यूब के फट जाने के तुरंत स्पर्श करने पर वायु शीतल लगती है, क्यों? तो यही उदाहरण देना है, क्योंकि साइकिल ट्यूब जब फटती है तो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, जिससे उसका आयतन बढ़ जाता है, आंतरिक ऊर्जा घट जाती है, तापमान घट जाता है और इसमें स्पर्श करने पर वायु कैसे लगती है? शीतल लगती है। तो सीधे रुद्धोष्म प्रसार में क्या क्या हो रहा है? आयतन बढ़ता है, आंतरिक ऊर्जा घटती है, तापमान घटता है और जिससे वायु कैसे लगने लगती है? शीतल लगने लगती है। अगला प्रश्न है ऊष्मा गतिकी के शून्य कोटि का नियम लिखिए। इससे क्या पता चलता है? तो यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय संतुलन में हैं तो वो दोनों निकाय भी तापीय संतुलन में होंगे। तो मान लेते हैं ये दो निकाय, एक निकाय ए है और दूसरा निकाय ये बी है और ये निकाय सी है, तो ये तापीय संतुलन में, माने इन दोनों का ताप यदि बराबर है और इन दोनों का भी ताप बराबर है तो ये दोनों का ताप भी आपस में बराबर होगा, ये तापीय संतुलन में हो गए। तो यही है, यदि दो निकाय किसी तीसरे के साथ अलग अलग तापीय संतुलन में हैं तो वो दोनों भी आपस में तापीय संतुलन में होंगे। यही ऊष्मा गतिकी के शून्य कोटि का नियम है। इससे क्या पता चलता है? ये ऊष्मा प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। अगला है यदि किसी निकाय में 40 जूल ऊष्मा देने पर किया गया कार्य 8 जूल हो तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। तो गैस को दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू बराबर कितना हो गया? 40 जूल। फिर गैस द्वारा किया गया कार्य कितना है? 8 जूल। तो देखिए यहाँ पर ऊष्मा दिए हैं तो डेल्टा क्यू से दर्शा दिए, कार्य है तो ये डेल्टा डब्ल्यू से दर्शा दिए। अब ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू।
तो यहाँ पर डेल्टा यू हमको निकालना है, तो इस क्यू को हम यहाँ पर ये डेल डब्ल्यू को उधर की ओर क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू का मान कितना दिया है 40 और डेल्टा डब्ल्यू का मान दिया 8, तो इसमें हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 32 जूल। अगला प्रश्न देखते हैं, आदर्श गैस किसे कहते हैं? तो वह गैस जो प्रत्येक दाब व ताप पर गैस के नियमों का पालन करती है, उसके अणुओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व क्रिया नहीं होती है, इनका आकार नगण्य होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। अगला है परम ताप क्या है? क्या यह ऋणात्मक हो सकता है? परम शून्य ताप क्या है? क्या इससे नीचे भी ताप का मान संभव हो सकता है? गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर परम शून्य ताप की व्याख्या कीजिए। तो ये 3 तरह का प्रश्न पूछ सकता है। इसमें क्या है, गैस के आणविक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान वह तापमान है जिस पर गैस के सभी अणुओं की गति शून्य हो जाती है, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। अणुओं के वेग का वर्ग माध्य मूल मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए परम शून्य तापमान से नीचे कोई तापमान संभव नहीं है। तो अणुओं का वेग ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए तापमान का मान भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो फिर से समझ लीजिए, परम ताप क्या है? जिस ताप पर गैस के अणुओं की गति शून्य हो जाती है उसे ही क्या कहते हैं, परम ताप। अब दूसरा है, क्या ये ऋणात्मक हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अणुओं का वेग जो होता है वो ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए तापमान भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब अगला प्रश्न है, ऊर्जा संविभाजन का नियम लिखिए। तो साम्यावस्था में परम ताप पर गैस के अणु के प्रत्येक स्वतंत्र कोटि की औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। यही क्या कहलाता है, ऊर्जा संविभाजन का नियम कहलाता है। अब अगला प्रश्न है, स्प्रिंग का बल नियतांक किसे कहते हैं? इसका मात्रक SI मात्रक एवं बीमी सूत्र लिखिए। तो इसका केवल SI मात्रक लिखना है, आपको ये समझ लेना है। तो स्प्रिंग में एकांक विस्थापन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक प्रत्यानयन बल को स्प्रिंग नियतांक कहते हैं। इस सूत्र से इसकी परिभाषा करेंगे तो आपको सरल पड़ेगा। x माने हैं स्प्रिंग में उत्पन्न एकांक विस्थापन और F का मतलब क्या है, प्रत्यानयन बल। तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, स्प्रिंग में एकांक विस्थापन उत्पन्न करने के लिए लगाया गया प्रत्यानयन बल नियतांक कहलाता है। अब इसका मात्रक निकालना है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, x का मात्रक मीटर होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर हो गया। इससे विमी सूत्र भी निकालेंगे तो ये mt-2 हो जाएगा। इस तरह से इसको हल करना है। फिर है, सरल आवर्त गति के आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। तो कण की गति माध्य स्थिति के इधर उधर सरल रेखा में होना चाहिए। कण पर लगने वाला त्वरण विस्थापन के समानुपाती होना चाहिए और इसकी दिशा माध्य स्थिति की ओर होना चाहिए। तो इसी तरह से आवश्यक प्रतिबंध है। फिर से देख लेते हैं, कण की गति क्या होगी, माध्य स्थिति के इधर उधर, और जो त्वरण है वो विस्थापन के क्या होगा, समानुपाती, या विस्थापन किसके समानुपाती होता है, त्वरण के समानुपाती है। और इसकी दिशा कहाँ की ओर होती है, माध्य स्थिति की ओर होती है। तो इसे सरल आवर्त गति कहते हैं। तो यहाँ से अभी 2 अंकों के प्रश्नों को हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो ये 2 अंक के फर्स्ट पार्ट के वीडियो हैं, 2 अंक का सेकेंड पार्ट का वीडियो देखिए। 2 भागों में ये बनेगा और सारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।